व्हाट्सएप लेजेंड। एक प्रेस रिपोर्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी से पूछता है कि राहुल गांधी जी मुबारकबाद, आप दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गए, वायनाड से भी जीत गए और रायबरेली से भी जीत गए। अब ये बताइए कि आप इसमें से छोड़ेंगे किसको। तो राहुल गांधी जी ने इसके रिस्पांस में बहुत मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि समय आने पे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेरा पर्सनल मन है कि मैं दोनों में से किसी को ना छोड़ूं, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाते हैं तो आपको उसमें से एक छोड़नी पड़ेगी। तो अब इस पर मेरा क्वेश्चन आता है कि जब छोड़नी ही पड़ेगी तो भाई लड़वाते क्यों हो। तो ये बताया जाता है कि लड़वाया इस वजह से आता है कि हो सकता है कि भैया कोई बड़ा नेता हो और वो अगर एक जगह से हार जाए तो दूसरी जगह से कम उसकी इज्जत बच जाए। जैसा कि 2019 के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी की अमेठी वाली सीट स्मृति ईरानी जी ने छीन ली थी, उनकी लाज किसने बचाई? वायनाड ने। बहरहाल ये मेरा मुद्दा नहीं है, मुद्दा मेरा ये है कि इस संबंध में कि अगर कोई भी बंदा दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन को जीत जाता है तो उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ना पड़ेगा, और क्यों छोड़ना पड़ेगा, इससे संबंधित क्या लॉ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता, और इसी तरीके से हमारे क्या लीगल प्रोविज़न इससे संबंधित क्या है, इसके बारे में मैं इक़्तिदा अली खान मीमांसा IAS के प्लेटफॉर्म से आपके सामने 2 मिनट के अंतर्गत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप भी एक जागरूक नागरिक बनने की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले देखिए, आपको मैंने हमेशा से बताया है कि इंडिया में मतलब कि जो इलेक्शन होते हैं उसके संबंध में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। और ये एग्जैक्टली 2 लॉ हैं, एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। 1950 में जनरली बहुत ज़्यादा बातें नहीं की गई हैं कि इलेक्शन की प्रिपरेशन के बारे में और इलेक्शन में एक कैंडिडेट की क्या क्वालिफिकेशन हुई है इसके बारे में यहाँ पे बातें की गई। लेकिन एग्जैक्ट इलेक्शन कैसे होगा, अगर किसी भी तरह की कोई स्थिति आ जाती है, किसी को पनिश करना पड़ता है तो कैसे पनिशमेंट दी जाएगी, इसी तरह के उसके कंडक्शन से, इलेक्शन के कंडक्शन से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में लिखी गई हैं। और उसी एक्ट में आज मैं 2 प्रोविजन आपको बताने जा रहा हूं जो कि इस पूरे फसाद की जड़ है। सबसे पहला प्रोविजन है सेक्शन 33(7) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये बोलता है कि किसी भी जनरल इलेक्शन में एक कैंडिडेट एक साथ मैक्सिमम 2 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ सकता है। मतलब किसी एक जनरल इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट एक साथ मैक्सिमम 2 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ सकता है, 3 पे नहीं, मैक्सिमम 2 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ सकता है। 1996 में ये 2 से ज़्यादा पर लड़ सकता था, लेकिन 1996 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में अमेंडमेंट किया गया और इसको मैक्सिमम 2 के ऊपर कर दिया गया है। चलो ये तो बात होगी कि 2 जगह पे से तुम इलेक्शन लड़ सकते हो, लेकिन उसके बाद एक सेक्शन और आता है, सेक्शन 70। सेक्शन 70 ये कहता है कि अगर कोई भी बंदा 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर जीत जाता है तब उसको कोई ना कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़नी पड़ेगी। अब मैटर ये आता है कि पहले लड़वा दिया अब बाद में छुड़वा रहे हो, तो भाई लड़वाया ही क्यों? तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, लड़वाया इस वजह से था चूंकि कुछ नेता ऐसे होते हैं, ये सबके लिए है लेकिन जनरली कुछ बड़े नेता ही करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक बहुत बड़ा नेता है जिसकी एक प्रेस्टीज है, एक मान मर्यादा है, अगर वो किसी वजह से एक जगह से हार जाता है तो कम से कम उसके पास एक मौका रहे कि दूसरी जगह से वो जीत जाए, क्योंकि अच्छे बड़े नेताओं की संसद में ज़रूरत है। तो एक ये वजह थी, एक मोरल वजह थी। लेकिन हटाने के पीछे वजह यह है कि एक ही पर्सन 2 जगह पर नहीं हो सकता, क्योंकि एक बंदा एक ही जगह के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, 2 जगह को उसको देखने में दिक्कत होगी, तो इसको हटाने के लिए भी बात की गई थी। अब मुद्दा ये 33(7) हमको ये मौका देता है, मतलब कि इलेक्शन लड़ने वालों को ये मौका देता है कि तुम 1 से ज़्यादा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ सकते हो। और सेक्शन 70 अगर चुनाव लड़ने के बाद दोनों पर तुम सीट जीत गए तो तुम्हें एक को छोड़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि कोई बंदा, जैसे कि राहुल गांधी जी 2 जगह से जीत गए हैं, रायबरेली और वायनाड। अब मान लीजिए उसमें से उनको एक सीट छोड़नी ही पड़ेगी, मैंडेटरी है, छोड़नी पड़ेगी। तो अब जब वो एक सीट छोड़ेंगे तो दूसरी वाली सीट का क्या होगा?
तो दूसरी वाली सीट के ऊपर यह बोला जाता है कि उसके ऊपर एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाय इलेक्शन, मतलब उसके ऊपर बाय इलेक्शन कराए जाएंगे। बाय इलेक्शन का मतलब क्या होता है, जब किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई बंदे की डेथ हो जाए या वो किसी वजह से रिजाइन कर दे। अब यहां पर ईश्वर ना करे अभी डेथ तो नहीं हुई है, लेकिन राहुल गांधी जी यहां पर क्या करेंगे, रिजाइन करेंगे। तो जब रिजाइन करेंगे तो वहां पर क्या होगा, डेथ और रेजिग्नेशन के बाद जब किसी भी जगह पर फिर से पोल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय इलेक्शन बोलते हैं। इलेक्शन कई तरीके के होते हैं, जैसे कि पहला मैंने आपको बता दिया बाय इलेक्शन। एक इलेक्शन होता है मिड टर्म इलेक्शन और एक इलेक्शन होता है जनरल इलेक्शन। बाय इलेक्शन कब होता है, जब किसी भी जो लेजिस्लेचर है उसकी डेथ या रेजिग्नेशन वो अपनी पोस्ट से दे दे, तब होगा। मिड टर्म इलेक्शन का मतलब क्या होता है, जनरली कोई भी सरकार जो चुन के आती है वो 5 साल तक रहेगी। अगर किसी वजह से वो 5 साल तक सरकार में नहीं बनी रह पाती है, बीच में ही वो सरकार खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है किसी भी वजह से, तो उस समय जब इलेक्शन होते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड टर्म इलेक्शन। ठीक है, बीच में पूरा 5 साल कंप्लीट ना कर पाए, बीच में ही सरकार खत्म हो जाए, तब उस समय जो इलेक्शन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड टर्म इलेक्शन। और जनरल इलेक्शन क्या होते हैं, जब कोई भी एक सरकार अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेती है। जैसे नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट 2014 में आई, फिर उसने पूरे 5 साल कंप्लीट किए, तो 2019 में जो इलेक्शन हुआ उसको जनरल इलेक्शन बोला गया था 2019 का। उसके बाद जब दूसरा टर्म आया तो 2019 से लेकर 2024 तक उन्होंने पूरा टर्म कंप्लीट किया, तभी इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, जनरल इलेक्शन 2024। अब मान लीजिए कि अभी जो सरकार बनने जा रही है और मान ली 1 साल 2 साल तक तो चली, क्योंकि बैसाखियों की सरकार है, और 2 साल चलने के बाद किसी वजह से सरकार गिर जाए, तो जब इलेक्शन होंगे तो उसको हम लोग किस तरह का इलेक्शन बोलेंगे, उसको बोलेंगे मिड टर्म इलेक्शन। आई होप कि आपको वीडियो और उसके संबंधित कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, और आपके सुझाव हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी मुद्दे के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपने प्यार को जता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि एक जागरूक नागरिक बनने की तरफ एक कदम हर एक वीडियो के साथ हम लोग बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच। स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।